हाय हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड क्लास आज हम कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन एंटोमोलॉजी के बारे में कि एंटोमोलॉजी है क्या, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में हम इसे काम में लेते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीट, इनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। हमने पहली क्लास में ये सब कुछ वाइंड अप किया था। पहली क्लास कंप्लीट करवाते करवाते मैंने कुछ काम दिए थे, कुछ टास्क दिए थे आप लोगों को करने के लिए। आई होप आप सब ने किए होंगे। अगर किए होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा, अगर नहीं किए होंगे तो नॉट माई प्रॉब्लम, बट वील डू इट टुडे। आज का जो लेक्चर हम करने वाले हैं इट इज़ कॉल्ड इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, यानी जो कीट हैं उनके शरीर की बाह्य संरचना। दो चीज़ें हैं हमारे पास इसमें, एक है मॉर्फोलॉजी, एक है फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी जीव की शरीर की रचना, बाह्य यानी बाहरी संरचना जैसी दिख रही है, और फिजियोलॉजी के अंदर हम शरीर की प्रक्रियाएं देखते हैं, यानी शरीर के अंदर जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो प्रक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी आती हैं और जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो भी आती हैं। वेयर एज मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे जो बाहर के उसके कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर है। तो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। कीटों के शरीर की बाह्य संरचना, ये हमारा हो जाएगा सेकंड लेक्चर। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। बता चुकी हूँ मैं मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो हम लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। कीटों की बाह्य यानी बाहरी संरचना की स्टडी, इसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है। कल जब मैंने लेक्चर करवाया था तो मैंने ये बोला था कि इंसेक्ट का व्हाट डू वी से डायग्राम, एक बेसिक रफ इंसेक्ट का डायग्राम बना लेना, जहाँ पे 7 जो कैरेक्टर्स हमने लिखे थे, उसकी कंपाउंड आइज, उसके क्या बोलते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, विंग्स, लेग्स, ये सब हम वहाँ पे मेंशन कर लेते। अगर किया होगा ना तो आज का लेक्चर समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि हम मॉर्फोलॉजी का उपयोग क्यों करते हैं, यूज़ क्या है मॉर्फोलॉजी का। तो जो मॉर्फोलॉजी है उसका उपयोग ये रहेगा कि एक तो ये हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब हमें किसी भी चीज़ की संरचना पता है कि वो चीज़ कैसी दिखती है तो हम उसे पहचान आसानी से पाते हैं। सपोजिडली ये फ़ोन है, ये फ़ोन हमें पता है ये किस तरीके का दिख रहा है, तो हम फिगर आउट कर पाएंगे कहीं भी देख के कि ये फ़ोन है, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। सपोजिडली ये बॉटल है, बॉटल को फिगर आउट भी हम इजीली कर लेंगे अगर हमें पता होगा कि बॉटल जो है वो यूजुअली एक बॉटल किस तरीके की दिखती है। ठीक है, उसके बाद जब हमें बाह्य संरचना पता होती है तो हम वर्गीकरण आसानी से कर पाते हैं। सपोज जब पहली स्टेज पे हमने पहचान लिया तो दूसरी स्टेज पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और तीसरा, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आइडेंटिफाई करेंगे आप, पहचानेंगे, फिर आप उसे वर्गीकरण उसका कर पाएंगे और फिर आप उसे एप्लीकेशन उसकी समझ पाएंगे कि जब आप उसकी संरचना समझ लेंगे, उसका काम समझ लेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि उसका एप्लीकेशन क्या है और अडेप्टेशन क्या है, यानी वो किस तरीके से अनुकूलित करती है खुद को। कोई भी चीज़ है वो खुद को किस तरीके से अनुकूलित करेगी। ठीक है, तो इसके 3 उपयोग होते हैं। तीन उपयोग होते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना, आप पहचान आसानी से पाएंगे। जितना ज़्यादा पॉइंटर्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा जाता है उतना याद रखने में आसानी रहती है, क्योंकि हमें लॉन्गर टर्म तक याद रखना है।
तो हम ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे हमें चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन रहें। आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफिकेशन होता है, यानी वर्गीकरण आप आसानी से कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पे हम उसका अडेप्टेशन समझ पाएंगे। भाई किसी भी चीज़ को अगर इस प्रकृति में सरवाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसे अनुकूलन करना पड़ता है, बदलते माहौल के साथ, बदलते वक्त के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ अडेप्टेशन रखना, खुद को अनुकूलित करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन हो जाती है किसी भी जीवित प्राणी के लिए, अगर उसे सरवाइव करना है। क्योंकि जब हम एवोल्यूशन पढ़ते थे 12th क्लास में बायो में, तो हमने ये पढ़ा था कि डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, कि अगर आप खुद को अडेप्ट कर लेंगे, अपने अंदर बदलती परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर लेंगे, तो प्रकृति आपको चुनती है कि आप सरवाइव करें, आगे प्रजनन करें और एडवांस हों बदलती परिस्थितियों के साथ। और अगर आप अडेप्ट नहीं करते हैं तो आप समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बेटर प्रजातियां आ जाती हैं, स्पीशीज आ जाती हैं, कंपटीशन होता है एंड आप इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं। तो अडेप्टेशन यानी अनुकूलन समझने में हमको आसानी रहती है। ये 3 पॉइंटर्स हमको बताते हैं कि इसका क्या उपयोग है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कीटों में, कीटों के कुछ सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं इंसेक्ट्स के। अब ये मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ कि कीटों के क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जनरल कैरेक्टर्स इंसेक्ट्स के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ जनरल कैरेक्टर्स के अंदर कुछ मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे वो ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं, इंसेक्टा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी खंडों में विभाजित होती है। उनके पास सिर होता है, वक्ष होता है ना, और एब्डोमेन यानी उदर का हिस्सा पाया जाता है। उनका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है, एक्सोस्केलेटन है ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं। संघ ऑर्थ्रोपोडा यानी ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं, शरीर खंडित होगा यानी सेगमेंटेड बॉडी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, बॉडी के सेगमेंटेशन के साथ साथ बाह्य कंकाल काइटिन युक्त होता है। काइटिनियस का मतलब होगा काइटिन युक्त, यानी काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसके बाद एक होगा इसमें संयुक्त उपांग यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस। यानी इनका जो मेन बॉडी है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, उससे इनके अपेंडेजेस यानी इनके लिम्ब्स जो हैं, उपांग, वो अटैच्ड रहते हैं, जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। विंग्स होते हैं इनके पास जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। आज हम एक एक चीज़ को देखेंगे। शरीर का संगठन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। शरीर के संगठन के अंदर हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन है। सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। ये इनका होगा बेसिक जो है इनका जनरल स्ट्रक्चर।
ये जो डिवीजन है, ये जो सेगमेंटेशन है कि शरीर जो है वो सिर में, वक्ष में और उदर में विभाजित है और तीनों हिस्से इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम भी कर रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, इसी चीज़ को हम टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। इस तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है इसको टेगमेटिकरण या टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। टेगमेटाइजेशन या ठीक है, टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। और टेगमेटाइजेशन बेसिकली है क्या? टेगमेटाइजेशन है सेगमेंटेशन। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी। सेगमेंटेशन यानी विखंडन, है ना, शरीर का। अन्य लक्षणों में अगर हम देखें अदर फीचर्स, तो इसके अदर फीचर्स जो हैं, अदर फीचर्स भी लिख लेते हैं साथ की साथ। ठीक है, जो अन्य लक्षण होते हैं इसके अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये अनएक्सेप्शनल है। जो ये इंसेक्टा ग्रुप के इंसेक्ट्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कीटों के बारे में, कुछ ये कैरेक्टर्स में लिखवा रहे हो जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, ये सभी सबके अंदर पाए जाते हैं, सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, सिमेट्री में से हम बायलेटरल हटा देते हैं क्योंकि जो इनके लार्वा होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी कई बार पाई जाती है ना, और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर तो बायलेटरल सिमेट्री ही होती है। इसको सममिति बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर आता है, कैसी सिमेट्री? बायलेटरल। मैंने बताया इनके अडल्ट में बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल का मतलब सपोजिडली अगर ये बॉडी है, सपोज तो आप इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में बट जाएगी। ठीक है, ये दो इक्वल हाफ हो गई, ये लेफ्ट हाफ हो गया, ये राइट हाफ हो गया। ये होती है बायलेटरल, जिसको द्विपार्श्वीय सिमेट्री भी बोला जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो पॉइंटर हमारे पास आता है वो है इनका सर्कुलेशन। जो परिसंचरण है वो होता है ओपन टाइप का। ठीक है, खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे पास बॉडी में ऑर्गन होगा जो ब्लड फिल्टर कर रहा है, वो पार्ट, वो हिस्सा होगा, क्योंकि ऑर्गन लेवल का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन इसमें संगठन देखने को मिलता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा पर ओपन टाइप होगा, मतलब जो रक्त वाहिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स नहीं का मतलब है ब्लड वेसल्स नहीं मिलती, जो कि ये दिखाता है कि अगर ब्लड वेसल नहीं होंगी तो होगा क्या? खून बनेगा, खून साफ होगा, साफ होने के बाद डायरेक्ट उसको बॉडी में छोड़ दिया जाएगा, जैसे हार्मोन्स छोड़ दिए जाते हैं हमारी बॉडी में, उस तरीके से। और पूरे जो ऑर्गन्स हैं बाकी सारे वो उसमें बात कर जाते हैं, यानी वो उसमें नहा लेते हैं खून में। कोई हमारे पास कैपिलरीज और वेसल्स नहीं होती जो उनको नलियों के वाया एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है, श्वसन तंत्र जो होता है, उसके लिए हमारे पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, यानी ट्रैकियल तंत्र पाया जाता है श्वसन के लिए। और उसके बाद उत्सर्जन के लिए होती हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, यानी एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ये सारे
इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये ऐसे फीचर्स हैं जो इंसेक्ट्स के बारे में हमें पता होने चाहिए, यानी मालपीगियन नलिकाएं। ठीक है, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो होता है इनका डोर्सल नर्वस सिस्टम। और डोर्सल के साथ साथ सॉरी होल्ड ऑन एक सेकेंड, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इनका वेंट्रल होता है, यानी आगे की तरफ होता है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और वेंट्रल के साथ साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, यानी जो शरीर का आगे वाला हिस्सा है वहां पे, है ना, वेंट्रल और सॉलिड, ये ध्यान रखना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और साथ में सॉलिड होती है। हमारे जो मनुष्य होते हैं इनके अंदर पाई जाती है डोर्सल हॉलो, है ना, यानी डोर्सल यानी पीछे की तरफ होगी जो तंत्रिका तंत्र होगा, और जो मतलब नर्व कॉर्ड होती है वो एक तो पीछे की तरफ होती है और हॉलो होती है, यानी खोखली होती है। इंसेक्ट्स के अंदर सॉलिड होती है और वेंट्रल होती है, ये याद रखना है। उसके बाद जो इसमें प्रजनन होगा, रिप्रोडक्शन, यूजुअली इसमें सेक्सुअल ही होता है। ये छोटा सा ही पॉइंट है तो इसको यहीं लिख लेते हैं। लैंगिक ही पाया जाता है सामान्यतः। सामान्यतः जो प्रजनन होता है वो लैंगिक पाया जाता है, ठीक है। ये हमने कुछ कैरेक्टर्स इनके बारे में देखे, और कुछ जो इनके विशेष लक्षणों में ऐड होती हैं चीजें। अब जो विशेष लक्षण होते हैं, विशेष लक्षणों के अंदर 3-4 चीजें हैं, जैसे 3 जोड़ी पैर होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, यूजुअली 3 जोड़ी पाए जाते हैं, कुछ के अंदर 2 जोड़ी भी होते हैं, है ना। विंग्स जो है इनके 1 या 2 जोड़ी पेयर में पाए जाते हैं, है ना। हमेशा विंग्स इनके पेयर में ही होते हैं, एक फोर विंग होता है, एक हाइंड विंग होते हैं। फोर विंग जो है वो बेसिकली उड़ने का काम करते हैं, पीछे वाले विंग्स को कवर करने का काम करते हैं, है ना। और नेत्र, इनके 2 तरीके के नेत्र पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। बेसिकली ज़्यादातर सबसे कॉमनली कंपाउंड आइज यानी संयुक्त नेत्र होते हैं, और दूसरे तरीके के जो होते हैं उनको ऑसिलाई बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर ऑसिलाई पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे 3 जोड़ी पैर, कॉमनली 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स। उसके बाद 1 या 2 जोड़ी विंग्स, एक एक का डायग्राम बना के आज देखेंगे, एक एक को ढंग से डील करेंगे, पैरों को, आईज को, विंग्स को, इंसेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कंपाउंड आईज, यानी संयुक्त नेत्र। अब हमने यहां तक ये देख लिया कि मोटा मोटा क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम इसको रिवाइज करें तो कीटों की बाह्य संरचना की जो स्टडी हम कर रहे हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या काम आती है, इसके उपयोग क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन में, पहचानने में, दूसरा वर्गीकरण करने में, तीसरा हम अनुकूलन समझने में ये हमको मदद करता है। इसके हम जनरल कैरेक्टर्स अगर सामान्य लक्षण देखें तो ये ऑर्थ्रोपोडा संघ से है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है ना, यानी खंडन होगा शरीर में। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल इसका काइटिन का बना हुआ होता है, संयुक्त उपांग है। ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, संयुक्त उपांग होंगे। उसके बाद बॉडी में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, इसको टैगमेटाइजेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगमेटाइजेशन यानी वो सेगमेंटेशन जिसमें शरीर का हर एक खंड जो है वो अपने आप में एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। अन्य लक्षणों के अंदर आती है सिमेट्री। कैसी सिमेट्री? सिमेट्री होगी बायलेटरल, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र होगा, यानी ब्लड वेसल्स जो है इनके पास वो नहीं पाई जाती हैं। श्वसन तंत्र होता है, ट्रैकियल सिस्टम इनके पास, जैसे हमारे पास श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं जो एक मुख्य अंग बनाते हैं श्वसन तंत्र का, इनके पास ट्रेकिया होता है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन इनके अंदर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स से होता है।
तंत्रिका तंत्र इनका वेंट्रल नर्व कॉर्ड और सॉलिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा जो है वो डॉर्सल और हॉलो होता है। रिप्रोडक्शन सामान्यतः इसके अंदर लैंगिक तरीके का देखने को मिलता है। विशेष लक्षण है 3 जोड़ी पैर, 1 या 2 जोड़ी विंग्स और कंपाउंड आईज। इसके अलावा ऑसिलाई वगैरह भी देखने को मिलते हैं, वो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम गो थ्रू करेंगे। कीटों के शरीर की अगर योजना देखें, बॉडी प्लान इंसेक्ट्स का, अगर इंसेक्ट्स का बॉडी प्लान हम देखें तो टेगमेटाइजेशन का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है टेगमेटाइजेशन? यानी टेगमेटीकरण। ये पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक। हैश बना रही हूँ, इसका मतलब ये दूसरा टॉपिक है। टेगमेटीकरण मैंने बताया था, टेगमेटीकरण शरीर का विखंडन होता है इस तरीके से कि जो खंड शरीर में बनते हैं सेगमेंटेशन होने के बाद, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेपरेटली एक कार्यात्मक इकाई वो बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शरीर के शरीर खंडों का समूह बनाकर कार्यात्मक इकाई बनाना। इसको बोलते हैं टेगमेटाइजेशन या टेगमेटीकरण, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा सबसे पहले आता है हेड, ठीक है। सबसे पहली चीज है हेड, फर्स्ट थिंग इज सिर। ठीक है, अब सिर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी ये सिर की संरचना किस तरीके की होती है। पहली बात तो ये कि इंसेक्ट का जो हेड होता है वो 6 खंडों से बना हुआ होता है, 6 खंडों के संलयन से, ठीक है। 6 जो पार्ट्स होते हैं उनके फ्यूजन से एक इंसेक्ट का हेड बनता है। जो मुख्य अंग पाए जाते हैं इसके अंदर वो होते हैं हेड से जो अटैच्ड होते हैं। सबसे पहले होता है एक एंटीना के पेयर जो कि सेंसरी काम करते हैं, जैसी कोई सेंसेशन आती है वो उसको कैच करते हैं। फिर आती हैं आईज, मैंने बताया 2 तरीके की आईज, कंपाउंड आईज और ऑसिलाई, है ना। तीसरे होते हैं माउथ पार्ट्स, मैंडिबल, मैक्सिलरी पार्ट, है ना, लेबिया, पाल्प जो होते हैं, ये हिस्से होते हैं मुंह के, ठीक है। उसके बाद मुखांग के प्रकार देखेंगे अलग अलग तरीके के। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम बनाते हैं एक इंसेक्ट का डायग्राम, जो मैंने कहा भी था कि लास्ट क्लास में इसको बना लेना, ठीक है। एक इंसेक्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये बन गए इसके एंटीनास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी वो होती है, इसको ऑसिलस बोलते हैं। ये हो गई इसकी आई, ये हम साइड व्यू बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी आई। इसके बाद नीचे यहाँ पे इस हिस्से में होते हैं इसके माउथ पार्ट्स, ये वाला जो हिस्सा होगा ये इसके माउथ पार्ट्स हैं, मैंडिबल, लेबिया, है ना, लेबियल पाल्प और वो सब। इसके बाद आते हैं इसके शरीर के हिस्से, ये स्पाइरिकल्स होते हैं, ये थोरैक्स है बेसिकली, ठीक है। ये थोरैक्स वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इसके विंग्स वो लेग्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है।
ये वाला लिम्ब थोड़ा ज़्यादा थिक बन गया। कुछ इस तरीके के हमने बना लिए 3 लिम्ब्स। बोला था ना 3 पेयर ऑफ लेग्स, हम साइड में देख रहे हैं, उधर दूसरी साइड में भी होते हैं। इसके बाद पीछे के हिस्से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पीछे इसकी एनल सरकाएं होती है। ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसके पास होते हैं विंग्स। ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक होते हैं फोर विंग, एक होते हैं हाइंड विंग। ये एक मोटा सा इंसेक्ट का डायग्राम है जो आना ज़रूरी है, थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके पास पीछे यहाँ पे, ये यहाँ पे, अरे यार ये मैंने येलो से बनाया क्योंकि ये इसकी एनल सरकाए है। अब इसको हम लेबल करते हैं, पिंक पेन से लेबल करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है फोर विंग। फोर विंग यानी आगे वाला जो पंख है। ये हो जाता है हाइंड विंग, पीछे वाला पंख। ये हो जाते हैं इसके लेग्स, लिम्स, जिनसे ये चलता है ना, उपांग जो थे। उसके बाद यहाँ पे ये होते हैं माउथ पार्ट्स, यानी मुंह के जो हिस्से हैं जो इसको खाने में, चबाने में, डंक मारने में मदद करते हैं। ये एक एंटीने का पेयर है। ये बाहर से इसको सेंसरी ऑर्गन्स को सेंस करने में हेल्प करते हैं। सपोजिटली ऐसे मान लो बाहर से कोई रिस्पॉन्स आया है ना, कोई इसके पास आया, तो वो सेंसेशन इसके एंटीना में, इस तरीके के नर्वस सिस्टम इसका इस तरीके का होता है कि एंटीना इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिगर आउट कर लेते हैं कि कुछ डेंजर हमारे पास आ रहा है। ये होती है ओसिलाई, ओसिलस बोलेंगे क्योंकि सिंगल उसमें है। और ये होती है कंपाउंड आई। इसको कंपाउंड आई को यहाँ डाल देते हैं, संयुक्त नेत्र। हम साइड से देख रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये जो आगे जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड। इसकी भी करेंगे लेबलिंग, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्पाइरेकल। इन हिस्सों में ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये होते हैं स्पाइरेकल। ये भी इसके तंत्रिका तंत्र में सहायक रहते हैं, स्पाइरेकल। ठीक है, ये गोल गोल। इसके बाद आते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हैं इसके प्रजनन अंग। और ये जो टेल वाला रीजन है, यहाँ पे ये जो चीज बनाई है मैंने, इसको बोलते हैं एनल सर्काई। ये होती है एनल सर्काई, इसको सरसी बोलते हैं, एनल सरसी। ठीक है, ये हमने बना लिया इंसेक्ट। अब हम इसको करेंगे अब ये वाला जो हिस्सा है यहां तक का, ये हो जाता है सिर यानी हेड। उसके बाद यहां से ये ग्रीन वाला जो पूरा पार्ट है जहां इसके लिम्स हैं, ये है थोरैक्स यानी वक्ष। और ये जो पूरा हिस्सा है पीछे तक, ये है एब्डोमेन यानी उदर। इस तरीके से इंसेक्ट का एक शरीर जो है वो डिवाइडेड होता है। ये हमने बना लिया कि एक इंसेक्ट जो है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये फिगर हो गया इंसेक्ट का। जब भी पढ़ेंगे तो इसे बनाएंगे अपने हाथ से। बेनिफिट ये होगा बनाने का कि बनाने के बाद हमको पार्ट्स याद हो जाते हैं, और पार्ट्स याद होंगे तो हम इजीली इसको समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक एक हिस्से के बारे में कि एक एक हिस्सा किस तरीके से काम करता है। ये हमारा इंसेक्ट हो गया। इसको आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके एक एक पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हेड रीजन, सिर, पहला हिस्सा हेड।
पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा 6 हिस्सों से मिलके 6 खंडों के संलयन से बना हुआ होता है। 6 खंडों के फ्यूजन से यानी संलयन से बना होता है हेड। कितने खंड? 6 खंड। ठीक है, गुड टू रिमेंबर। उसके बाद जो मुख्य अंग होते हैं, मुख्य जो हिस्से होते हैं इसके सिर के, मुख्य भाग जो इसके सिर के अंदर पाए जाते हैं, पहला होता है एंटीना। एंटीना जोड़े में पाए जाते हैं, स्पर्शक बोलते हैं इनको। ये एक्ट करते हैं सेंसरी ऑर्गन की तरह। संवेदन अंग। इसके बाद आती है संयुक्त नेत्र, यानी कंपाउंड आइज, ओसिलाए, ये भी नेत्र हैं, सरल नेत्र बोलते हैं इनको। उसके बाद आते हैं मुखांग, माउथ पार्ट्स। आगे देखेंगे क्या क्या माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मुखांग के प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं डंक मारने वाला, है ना, माउथ पार्ट होगा। एक होगा खाने वाला, है ना, काट के चबाने वाला, छेद कर चूसने वाला, जैसे मच्छर आ जाता है। स्पंजिंग करने वाला, उसमें हाउस फ्लाई आ जाती है। ये याद होना चाहिए। टाइप ऑफ माउथ पार्ट में सबसे पहला आता है काट के चबाने वाला, इसको बोलते हैं बाइटिंग च्यूइंग टाइप। ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। भाई अलग अलग कीट का किस तरीके से मुखांग डेवलप्ड है, माउथ पार्ट्स, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पोषण लेता है, वो किस तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स को ग्रास्प करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ग्रास हॉपर। उदाहरण लिखेंगे टिड्डा। ये याद होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टिंगिंग एंड पियर्सिंग, यानी छेद कर चूसने वाला। ये होता है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग यानी छेदना, यानी डंक मारना, एंड पियर्सिंग, डंक मार के छेद करना। इसके अंदर आता है मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो, प्राइम एग्जाम्पल मच्छर, मॉस्किटो। उसके बाद तीसरा होता है स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट, जिसको बोलते हैं स्पंजिंग। स्पंजिंग टाइप के अंदर आ जाती है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, यानी मक्खी। ठीक है, हाउस फ्लाई हो गई। इसके अलावा एक सिफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है जिसमें बटरफ्लाई आती है। इसको सिफोनिंग बोलते हैं, सिफोनिंग। इसमें बटरफ्लाई आती है, यानी तितली। ठीक है, ये 4 तरीके के माउथ पार्ट्स हैं जो पता होने चाहिए कि इस टाइप के माउथ पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं। जो बेसिकली काट के चबाने वाला है वो मैं बता चुकी हूँ, ग्रास हॉपर है। पहले बाइट करता है, काटता है, और उसके बाद उसको च्यू कर लेता है।
उसके बाद छेद के चूसने वाले होते हैं डंक मार के, पियर्स करके और फिर खून चूसते हैं, जैसे कि मॉस्किटो करता है। स्पंजिंग टाइप के अंदर उसका सॉफ्ट होता है माउथ पार्ट, स्पंज की तरह, ठीक है। इसके अंदर मक्खी आ जाती है। और साइफोनिंग के अंदर साइफन जो होता है, सर्च करना साइफन कैसा दिखता है। साइफन एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरीके का पाइप लाइक दिखता है। तो बटरफ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो इसी तरीके का दिखता है, इसलिए इसको साइफोनिंग टाइप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंसेक्ट का हेड अगर देखें तो हेड में हम ऑलमोस्ट बहुत कुछ देख चुके हैं, पर हम कुछ माउथ पार्ट लिख लेते हैं। उसके माउथ पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं जो इंसेक्ट के अंदर होते हैं डायग्राम में। आई डोंट थिंक इतना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हेड है उसी में तुम वहीं पे लगा देना लेबियम, है ना, मैक्सिलर, मैंडिबल, मैक्सिलरी, ये सब। इसके अंदर आता है मैंडिबल नंबर 1, इसके बाद आता है मैक्सिला, लेबियम, ठीक है, लेब्रम। ये 4 माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है। एंटीना कंपाउंड आइज हम कर ही चुके हैं। मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम और लेब्रम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये मैं होमवर्क देती हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी जो थी उसके अंदर कॉकरोच का डायग्राम था। तो कॉकरोच के डायग्राम के अंदर सबसे बेस्ट आप समझ सकते हैं मैंडिबल, मैक्सिला, है ना, टीथ, लेब्रम, लेबियम, ठीक है। ये होते हैं माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स खत्म कर लिए हमने। इसके बाद आता है भोजन के अनुसार अनुकूलन करना। ये है माउथ पार्ट्स का एक्चुअल काम। काम क्या है माउथ पार्ट्स का? यानी फीडिंग के हिसाब से आप अनुकूलन कर लें, ये काम है माउथ पार्ट्स का, ठीक है, ये काम है। इसके बाद हम थोरैक्स देखते हैं। हेड हो गया है हमारा, थोरैक्स देखते हैं। थोरैक्स के अंदर क्या होता है, इसको वक्ष बोलते हैं, ठीक है। थोरैक्स वाला हिस्सा होता है वक्ष। इसके भाग होते हैं 3, इसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स सबसे आगे वाला खंड, मीजोथोरैक्स बीच वाला खंड, मेटाथोरैक्स पीछे वाला खंड। 3 खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। और काम क्या है अब इसका मैं बता देती हूँ। ये जब हम इंसेक्ट बना रहे थे उसी को एक बार पीछे जाके देख लेते हैं, दोबारा बनाने की तो क्या जरूरत है। इसमें ये 3 हिस्से दिख रहे हैं, इसको लिख लो T1, इसको लिख लो T2, इसको लिख लो T3, ठीक है। यहाँ पे T1 हो जाएगा प्रोथोरैक्स, T2 हो जाएगा मीजोथोरैक्स, और T3 हो जाता है मेटाथोरैक्स। ठीक है, ये 3 हो गए थोरैक्स के सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके खंड हो गए हमारे पास प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है हमारा वक्ष। इसके बाद इसका काम क्या है, ये बेसिकली हमको लोकोमोशन में हेल्प करता है। 2 काम हैं इसके, कार्य क्या है 2। पहला होगा लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी चलने में मदद करना, क्योंकि उस पे लिम्स अटैच्ड थे, मैंने बताया था डायग्राम में। और दूसरा, इसके पास विंग्स होते हैं, इस हिस्से में बेसिकली पैर और पंख ये धारण करके रखता है। ठीक है, फोर विंग, हाइंड विंग, लिम्स वगैरह ये सब इस पे होते हैं। उपांग की बात करें
3 जोड़ी पैर यूजुअल, उसमें लिम्ब्स होंगे 3 जोड़ी, और दूसरा इसके अंदर होता है विंग्स होते हैं। कहाँ होते हैं विंग्स? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे। मीजो और मेटाथोरैक्स पे इसमें विंग्स होते हैं, क्योंकि प्रोथोरैक्स पे लिम्स होते थे। पीछे जाते हैं, वापस इसका डायग्राम देखते हैं। ये दिख रहा है प्रोथोरैक्स और ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, यानी T2 और T3 वाले हिस्से पे बेसिकली एसोसिएटेड हैं। T2 और T3 वाले हिस्से पे विंग्स हैं, बाकी T1 पे लिम्स एसोसिएटेड हैं। T1, T2, T3 लिम्स तीनों पे होते हैं, पर जो विंग्स हैं वो मीजो और मेटाथोरैक्स पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया इसका थोरैक्स वाला हिस्सा। इसके बाद हम विंग्स अगर बनाएं तो विंग्स बनाए हुए हैं, बस उस पे वेन्स होती हैं। यहाँ पे अगर मैं बना के बताऊं, सपोज ये फोर विंग हो गया, ये हाइंड विंग हो गया, इस पे ये शिराएं हैं जिन्हें वेन्स बोलते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फोर विंग है आगे वाला, ये हाइंड विंग है पीछे वाला। हाइंड हमेशा पीछे वाली चीज के लिए टर्म अपन लिखते हैं, फोर विंग हमेशा आगे, फोर जो टर्म है वो आगे के लिए होता है। और ये जो है ये इस पे वेन्स हैं जिन्हें शिराएं बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करती हैं? ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ लेग्स, यानी पैरों के प्रकार। अब पैर भी इसमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और उसके क्या काम हैं वो भी देखेंगे। तो पैरों के प्रकार देखने से पहले हम सबसे पहले इसके लेग का एक डायग्राम बना के देखते हैं, क्योंकि इंसेक्ट का जो लेग है वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, पता होना ज़रूरी है। इंसेक्ट का लेग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, हमारे ही पैर की तरह उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। तो हम अभी इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो इंसेक्ट है उसका लेग देखो कुछ इस टाइप का दिखता है, बनाते हैं। वाइट से ही बना लेते हैं, लेबलिंग दूसरे कलर से कर लेंगे। एक ये पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको कॉग्जा बोलते हैं, कॉग्जा, ठीक है। ये एक पीछे वाला हिस्सा होता है, मैं थोड़ा रफली ही बना के बता रही हूँ। ये इस पे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक हिस्सा होता है जिसको ट्रोकैंटर बोलते हैं, ये वाला, अभी करेंगे लेबलिंग। इस हिस्से को ट्रोकैंटर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हिस्सा है इसको फीमर बोलते हैं, ये वाला जो है। जैसे हम में फीमर होता है जिसको लॉन्गेस्ट बोन भी बोला जाता है ह्यूमंस के अंदर, फीमर, उस तरीके से इनमें भी फीमर होता है। ठीक है, ये होता है फीमर। इसके बाद यहाँ पे एक हिस्सा आता है जिसको टीबिया बोलते हैं। ये रटने पड़ेंगे और ये रट लें, उसी में हमारी भलाई है अगर हमें नहीं आता है तो, ठीक है। ये टीबिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे टार्सस आता है एक हिस्सा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्लॉज आ जाते हैं, थोड़ा सा और वो करेंगे तो ये हिस्सा है, ये क्लॉ हो गया। ये टेक्निकली हमने एक लेग बना लिया, एक इंसेक्ट लेग बना लिया, ठीक है।
अब इसकी हम लेबलिंग करते हैं, देखो एक मिनट, इन पे हेयर्स भी बना लेते हैं, हेयरी ग्रोथ होती है इस पे टीबिया पे, हमारे टीबिया फिब्यूला ह्यूमंस में है ना, टार्सस मेटाटार्सस फैलेंजेस ये होती हैं, तो कुछ कुछ हमारे जैसा सा ही नाम, हमारे जैसे से ही हैं इसके। ये जो दिख रही हैं ये बाहर की तरफ, ये कुछ नहीं है, ये इस पे हेयर्स की अपीयरेंस होती है ना। अब देखते हैं ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं कॉक्सा। इस हिस्से को बोलते हैं कॉक्सा। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फीमर। फीमर तो याद रख सकते हैं, हमारे में भी तो फीमर होती है, तो फीमर। उसके बाद ये वाला हिस्सा होता है टीबिया, ठीक है, टीबिया। फीमर, टीबिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टार्सस, ये यहाँ से यहाँ तक ये है टार्सस। और ये जो है ये इसे बोलते हैं क्लॉ। क्लॉ काम करता है पकड़ने का, ठीक है। ओ शिट, इज इट गॉन? ओके, we'll have to make it again, unfortunately it's gone, दोबारा बनाना पड़ेगा। नथिंग मोर, यहाँ एक हिस्सा था जिसे कॉक्सा बोला था, ठीक है। यहाँ एक हिस्सा था जिसे ट्रोकैंटर बोला गया था। उसके बाद यहाँ एक हिस्सा था जिसे फीमर बोला गया था। यहाँ एक हिस्सा था जिसे टिब्यूला बोला गया था। और उसके बाद यहाँ से एसोसिएट थे टार्सस, और यहाँ था एक क्लॉ, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। हेयरी वो हेयर्स थे, हेयरी प्रेजेंस थी टीबिया पे और फीमर पे। लेग पे होते ही हैं बाल इंसेक्ट्स के, प्रोटेक्ट करते हैं इनको, है ना, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट हिस्सा होता है। चलो, ये हिस्सा हो गया कॉक्सा। ये वाला हिस्सा होता है ट्रोकैंटर। ये वाला हिस्सा होता है फीमर। ये वाला हिस्सा होता है टीबिया, है ना, टीबिया। उसके बाद ये जो है इन्हें बोलते हैं टार्सस। यार, और ये जो है इसे बोलते हैं क्लॉ। ये जकड़ने का काम करता है, ग्रिप बनाने का काम करता है क्लॉ। इस तरीके का दिखता है एक इंसेक्ट का लेग। ये फिगर हो गया इंसेक्ट लेग का। ठीक है, ऐसा दिखता है एक इंसेक्ट का लेग। अब हम देखेंगे कि इंसेक्ट के जो पैर थे उनके प्रकार, उनके काम, है ना, ये देखते कि जैसे हमने माउथ में देखा था, माउथ के अलग अलग टाइप होते हैं, इंसेक्ट के लेग्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसको पॉज कर लेना और पॉज करके इसको याद कर लेना, ये पार्ट्स याद होने ज़रूरी हैं। टाइप ऑफ लेग्स यानी प्रकार क्या क्या हैं, देखो। सबसे पहला होता है वॉकिंग टाइप, जो चलने में मदद करेगा। वॉक करना यानी चलना, तो ये होगा चलने में सहायक। ये होगा चलने में सहायक। एग्जाम्पल किसके अंदर होते हैं वॉकिंग टाइप? कॉकरोच के अंदर, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है जंपिंग टाइप, यानी कूदने में सहायक।
ठीक है। कूदने में सहायक, कूदने में सहायक किस में होता है? ग्रास हॉपर में, जिसको टिड्डा बोलते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप जो है इसको बोला जाता है स्विमिंग टाइप, जो तैरने में सहायक होगा। ये टाइप्स हैं, ये पता होने चाहिए। तैरने वाला जो है वो बेसिकली जल, एक इंसेक्ट है जलभृंग, उसके अंदर पाया जाता है। चौथा जो टाइप होता है इसको बोलते हैं पकड़ने वाला, यानी ग्रास्पिंग टाइप, यानी जिसका काम है उसको ग्रास्प करना। ग्रास्प करने का मतलब होता है पकड़ना। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रेइंग मेंटिस के अंदर। एक इंसेक्ट होता है प्रेइंग मेंटिस, और ये शिकार करने में मदद करता है। शिकार करने में मदद करेगा। ये चार टाइप के जो हैं, चार टाइप के हमने लेग्स देख लिए। पहला हो गया वॉकिंग टाइप, जो चलने में हेल्प करता है, कॉकरोच में पाया जाता है। जंप करने में होता है जंपिंग टाइप, जो कूदने में सहायक है, जैसे ग्रास हॉपर में। स्विमिंग टाइप होगा जो तैरने में मदद करेगा, ये जलभृंग के अंदर पाया जाता है। और ग्रास्पिंग टाइप है जो पकड़ने में सहायक होता है, ये प्रेइंग मेंटिस के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली पकड़ना मतलब ये अपने शिकार को ग्रिप से पकड़ लेते हैं, और इसमें क्लॉ मदद करता है। ठीक है, आगे की तरफ जो क्लॉ यानी पंजा जिसको बोलते हैं, वो बहुत छोटा सा होता है। इसके बाद हम टाइप ऑफ विंग्स देखते हैं। अलग अलग टाइप के विंग्स भी होते हैं। 3 तरीके के विंग्स होते हैं। पंखों के प्रकार देखें अगर, सबसे पहला जो टाइप होता है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस, यानी झिल्लीदार। झिल्लीदार पंख होते हैं। इसके बाद आते हैं स्केली, शल्क युक्त। ये बटरफ्लाई के अंदर पाए जाते हैं, तितली के अंदर। आप ये करके लाएंगे होमवर्क कि ये किस में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेनस जो विंग्स हैं उसका एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हार्डन्ड विंग्स होते हैं, कठोर। ये पाए जाते हैं, एक इंसेक्ट होता है बीटल, तो इलाइट्रा जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इलाइट्रा इन बीटल्स, बीटल्स में जो इलाइट्रा होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं हार्डन्ड विंग्स। ये हो गए 3 तरीके के विंग्स। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो आता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, तीसरे नंबर पे आता है एब्डोमेन, यानी उदर। ठीक है, अब्डोमेन। अब अब्डोमेन जो है वो सामान्यतः 10 से 11 इसके सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, खंड कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 10 to 11 सेगमेंट्स होते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन। दूसरा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में मदद करता है। और तीसरा रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, प्रजनन में। क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर जिनके अंदर जो स्टमक होता है, अब्डोमेन वाला हिस्सा, वहाँ पे फीमेल का उगोनिया प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अंडे रखती है ना फीमेल अपने। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक उनको रखती है एब्डोमेन रीजन में, इसलिए वो प्रजनन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो इसका कार्य देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सामान्यतः दस से 11 खंडों से मिलकर बना होता है।
सामान्यतः 10 से 11 खंडों से मिलके इसका सेगमेंट्स से फॉर्मेशन होता है। काम इसका ये है डाइजेशन, फंक्शंस, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन, तीनों में ही ये सहायक होता है। ठीक है, समझा चुकी हूं मैं कैसे। विशेष अंग पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, स्टमक नहीं सॉरी एब्डोमेन जो उधर वाला हिस्सा है, स्पाइरिकल्स होते हैं जिनको श्वास छिद्र बोलते हैं। अब हम वापस पीछे जाते हैं, वापस एक बार इंसेक्ट की तरफ देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था स्पाइरिकल, ये रहा स्पाइरिकल, ये छोटे छोटे जो हैं ये श्वास छिद्र हैं, यहाँ से ये ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए स्पाइरिकल्स। उसके बाद इनके पास सरसी होता था पीछे टेल पे, मैंने बताया था। सरसी जो है वो बेसिकली जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इनमें जो इंटरकोर्स होता है, मेल जो है वो अपना एनल सरकाय इंसर्ट कर देता है फीमेल के बॉडी में। वो सरकाय जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। मेल जो वो हैं क्या बोलते हैं गैमीट हैं, उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके बाद ओविपोजिटर भी एक हिस्सा होता है। ओविपोजिटर वो अंग है जहाँ पे अंडे कलेक्टेड रहते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, है ना। तो ये 3 इसके विशेष अंग हैं। विशेष अंग हैं 3। सबसे पहले स्पाइरिकल्स जिनको बोला जाता है श्वास छिद्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्पाइरिकल्स के बाद ओविपोजिटर। ओविपोजिटर वो जगह है जहाँ पे अंडे इकट्ठे रहते हैं, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। और इसके बाद आता है सरसी, एनल सरकाय, एनल टेल जो होती है वहां पे ये पाया जाता है। इसको अंड प्रसारक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके विशेष अंग। इसके बाद हम एक्सोस्केलेटन देखते हैं। यहाँ पे हमने वो कर लिया इसका एब्डोमेन वाला पार्ट। एक्सोस्केलेटन अगर हम देखें यानी बाह्य कंकाल, तो मैंने बताया था कि इसकी संरचना कैसी होती है, काइटिन का बना हुआ होता है ना, काइटिन प्लस प्रोटीन। तो ये फॉर्मेशन इसकी होती है काइटिन प्लस प्रोटीन, दैट्स इट। ठीक है, इतना होता है। काम क्या होगा इसका, काम होता है कार्य। एक्सोस्केलेटन का क्या कार्य होता है, सबसे पहले तो ये देगा प्रोटेक्शन। ये पता होना जरूरी है, काइटिन प्लस प्रोटीन। काम क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, जल हानि रोकता है, वाटर लॉस यानी बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो जाए उसे रोकने का काम काइटिन करता है, कि बहुत एक हार्ड लेयर बना देता है बॉडी के ऊपर, और मांसपेशियों से जुड़ाव में मदद करता है यानी मसल अटैचमेंट। तो पहला काम हो गया प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकेगा, एक्सेसिव वाटर लॉस यानी क्षति, पानी का लॉस। और तीसरा जो था वो था मांसपेशियों से जुड़ाव। यानी अटैचमेंट किससे, मसल्स से, मसल अटैचमेंट। ये 3 काम होते हैं किसके, एक्सोस्केलेटन के। ये 3 काम होते हैं। काइटिन प्लस प्रोटीन काम क्या, एक तो प्रोटेक्शन देगा, पानी से वाटर लॉस को रोकेगा होने से, और मांसपेशियों से एसोसिएट होने में, अटैच होने में हेल्प करता है। अब एक चीज हम देखते हैं जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। एक डायसिस भी बोला जाता है, मोल्टिंग भी बोला जाता है, और केचुआ उतारना, केचुल उतारना भी
बोलते हैं। मतलब मोल्टिंग मतलब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट होते हैं, है ना, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, स्टेजेस होती हैं, समय समय पे बाह्य कंकाल जब वो बदलते हैं उसको मोल्टिंग बोला जाता है। अब हम लिखेंगे मोल्टिंग। इसका दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इक्डायसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इक्डायसिस पता होना, पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है इक्डायसिस क्या होती है, तो इक्डायसिस मोल्टिंग होती है। केंचुल उतारना यानी अपना बाह्य जो कंकाल है उसे समय समय पे अलग अलग स्टेजेस में लाइफ में इंसेक्ट्स जो हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है। बोला जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, समय समय पे वो अपना बाह्य कंकाल जो है उसे बदलते हैं। कौन सा हार्मोन इसे करता है, तो इसे एक्डायसन हार्मोन बोलते हैं एक तरीके का, इसको फिरोमोन भी बोलते हैं, और ये हार्मोन है, इसके द्वारा, है ना, एक्डायसोन के द्वारा ये प्रोसेस कंट्रोल होती है। बाय इक्डायसोन। इक्डायसोन हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्डायसोन की मदद से इक्डायसिस होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं इसका श्वसन तंत्र। इसको हम अभी लाइटली डील करेंगे क्योंकि उसके बाद हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में इनको बहुत डिटेल में डील करते हैं। श्वसन तंत्र काम करता है ट्रैकियल सिस्टम के साथ, और ट्रैकियल सिस्टम का एक मुख्य अंग होते हैं स्पाइरेकल भी, जिन्हें श्वसन छिद्र बोला जाता है। ये हम पीछे देख ही चुके हैं, ठीक है, श्वसन छिद्र। इसके बाद वायु कहाँ से प्रवेश करती है, स्पाइरेकल्स से एंटर करेगी, यानी प्रवेश करेगी कहाँ से, श्वसन छिद्र से वायु शरीर के अंदर आती है। इसके पास फेफड़े नहीं होते हैं, लंग्स, ठीक है, फेफड़े नहीं पाए जाते। ये दो फीचर होंगे इसके श्वसन तंत्र के बारे में। बाद में बहुत डिटेल में हम देखेंगे कैसे इसका ट्रैकियल सिस्टम काम करता है, कैसे इसमें एयर एंटर करती है, फिल्टर आउट होती है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखें अगर, परिसंचरण तंत्र, कैसा बताया था मैंने, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसका मैंने बताया था। और मैंने ये भी बोला था ओपन टाइप का मतलब ये होगा कि ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं नहीं होती, ठीक है, रक्त वाहिकाएं, कैपिलरीज ये नहीं पाई जाती हैं। जो द्रव इसके अंदर पाया जाता है इसे हीमोलिम्फ कहते हैं, हीमोलिम्फ, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हीमोलिम्फ इसके द्रव को कहा जाता है। हृदय जो है इसका डोर्सल साइड में होता है, एक तो वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं होता है और एक डोर्सल साइड में होता है। डोर्सल साइड यानी पृष्ठीय जो भाग है पीछे का, हृदय पाया जाता है पृष्ठीय भाग के अंदर। द्रव जो है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा,
ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम देखें अगर इसका, तंत्रिका तंत्र ऑलमोस्ट खत्म हो गया है हमारा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर पाया जाता है मस्तिष्क, ब्रेन, एक ब्रेन होगा जो कि एक सेंट्रल ऑर्गन की तरह काम करेगा नर्वस सिस्टम के। फिर उसके बाद आता है एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिसे बोला जाता है उदर तंत्रिका रज्जु, और मैंने ये भी बताया था कि सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, ठोस होती है, यानी खोखली नहीं होती है जैसे हम में पाई जाती है। ठोस होगी, ठीक है। उसके बाद गैंग्लिया पाए जाते हैं इसके अंदर, यहीं लिख लो गैंग्लिया। गैंग्लिया एक तरीके से जैसे हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, जिनको तंत्रिक कोशिका बोलते हैं, वैसे ही इनके अंदर पाए जाते हैं गैंग्लिया, जो एक तरीके से प्रिमिटिव न्यूरॉन का काम करते हैं और ये मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम के पास, है ना। तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये हो गए तुम्हारे इसके, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के। इसके बाद कुछ पॉइंटर्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं पीछे करवा ही चुकी हूँ, जैसे हमें माउथ पार्ट्स पता होने ज़रूरी है कि भाई क्या टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, लेग्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये पता होना चाहिए, टैगमेटाइजेशन पता होना चाहिए कि टैगमेटाइजेशन क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। बॉडी पार्ट्स पता होने ज़रूरी हैं। थॉरेक्स जो होता है वक्ष, उसकी संरचना आनी चाहिए, जो मैंने पूरा एक इंसेक्ट का डायग्राम बनाया उसमें से आप सिर्फ थॉरेक्स वाला हिस्सा बनाएंगे जब थॉरेक्स पूछा जाता है, या पूरा इंसेक्ट भी बनाते हैं। डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन को बेटर बनाते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये अगर आंसर शीट में मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, अगर होते हैं तो थ्योरी अगर आपकी 19-20 भी रहेगी, लैंग्वेज थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, तो नंबर आपके नहीं काटे जाते हैं। रिप्रेजेंट करने के हमारे सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद शरीर के हिस्से में हमने देख लिया सिर, वक्ष और उदर होता है, 3 जोड़ी पैर हैं, ट्रैकियल सिस्टम है, काइटिनी युक्त बाह्य इसका कंकाल पाया जाता है और खुला परिसंचरण तंत्र है। ये ऑलमोस्ट हम इसकी मॉर्फोलॉजी को कवर कर चुके हैं, खत्म हो गई मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट, या इट्स डन। तो आज वाले लेक्चर में हमने इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी डील कर ली बहुत डिटेल से। अब अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, मैं बता देती हूँ, अगले लेक्चर से हम फिजियोलॉजी को शुरू करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर अब हम सारे सिस्टम्स को, इंटरनल सिस्टम्स को फिगर आउट करते हैं, है ना, लाइक तुम्हारा परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना, ये सब, ठीक है, डाइजेशन वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह, ये हमने लक्षण देख लिए, मैं ऑलरेडी सब करा चुकी हूँ। डायग्राम्स पे प्लीज़ ध्यान देना, ये लेग का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स पता होने ज़रूरी हैं, एक एक हिस्सा क्या करता है भले ही ना पता हो, पर ओवरऑल कितने हिस्से होते हैं और लेग कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन का काम, एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है, बाह्य कंकाल, ये पता होना चाहिए। इसके बाद मोल्टिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक डायसिस, कौन सा हार्मोन होगा, ठीक है, ये पता होना जरूरी है मोल्टिंग के अंदर। मोल्टिंग इंपॉर्टेंट है, प्लीज मोल्टिंग को ध्यान रखें। इसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। सो वी आर डन विद द मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, बीइंग पेशेंट। बी टुगेदर, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और आगे की चीज़ों में डील करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स एंटो के हम पढ़ेंगे। सो या, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।